म्यूकोपॉलीसैकेराइडोजेज, नाम से ही लग रहा है बहुत सारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसमें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड है क्या। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, यहाँ सैकेराइड वर्ड कहीं भी आ जाए समझ जाओ शुगर है। और ये कौन सा शुगर, ये पॉलीसैकेराइड शुगर है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलके पॉलीसैकेराइड शुगर बनाते हैं। और अगर एक टाइप के होता तो ये होमोपॉलीसैकेराइड, लेकिन ये इसमें दो टाइप के शुगर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रो पॉलीसैकेराइड है ये। और कौन कौन सा यूनिट प्रेजेंट होता है इसमें, दो मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं। एक तुम्हारा हो गया एमिनो शुगर और दूसरा क्या हो गया, यूरोनिक एसिड। एमिनो शुगर में तुम्हारा क्या हो सकता है, ग्लूकोसामीन या फिर गैलेक्टोसामीन। और यूरोनिक एसिड में क्या हो सकता है, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एल आयरियोडोनिक एसिड। यही जो दोनों मोनोसैकेराइड हैं ये 10 से अधिक प्रेजेंट हैं, तो इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कौन सा टाइप का, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसमें दो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े रहते हैं। और इसको जो है गैग भी कहते हैं। गैग क्या है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकैन। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड को ही गैग कहा जाता है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है अगार, हो सकता है अगारोज, हो सकता है पेक्टिन, हो सकता है और गैग हो सकता है। तो अगार और अगारोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी फूड में पाए जाते हैं। और पेक्टिन जो है फ्रूट में पाया जाता है। तो ये तो ह्यूमंस में पाए नहीं जाते, तो ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, गैग अमीनो एसिड। तो इसीलिए इसको ब्रॉडली जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो देखो ये कहाँ से बनते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये जो तुम्हारा गैग है, ये गैग या फिर कहो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये बनता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से। यहाँ से बनता है, ये रिलीज होता है सेल में और फिर यहाँ से जाता है कहाँ पे, लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करता है, ये गैग का ब्रेक डाउन करता है, गैग को तोड़ता है। तो हमारी बॉडी में जो गैग है तुम्हारा, ग्लूकोसामिनोग्लाइकन, ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है और कंटिन्यूसली जो है ब्रेक डाउन भी होता रहता है। तो इस तरीके से ये जो है सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है। लेकिन अगर क्या हो, जो लाइसोसोम एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, अगर लाइसोसोमल एंजाइम में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है, गैग का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। अगर गैग का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो गैग जो है इंक्रीज करने लगेगा और ये लगातार कहाँ पे जा रहा है, लाइसोसोम में जा रहा है। तो इस वजह से लाइसोसोम में स्टोर होने लगता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि गैग का अमाउंट नंबर जो है बहुत ज़्यादा लाइसोसोम में इंक्रीज कर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अब ये सेल हमारी बॉडी के डिफरेंट अलग अलग सेल में ये बढ़ रहा है, तो जो है सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी डैमेज कर रहा है। तो मेनली कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, तुम्हारा लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन हो गया, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे हो गए, तुम्हारा ब्रेन हो गया और कहाँ, हार्ट। तो हर जगह की सेल में ये स्टोर हो रहा है, इसीलिए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मतलब हमारे बॉडी का एक से अधिक सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जब सेल
की डेथ होने लगेगी धीरे धीरे, परमानेंट सेल डेथ होने लगता है इससे। तो उस वजह से क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगी, ना ग्रोथ हो पाएगा और ना ही डेवलपमेंट हो पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट स्टैचर इसमें देखने को मिलेगा। बच्चे की हाइट जो है बढ़ेगी नहीं। और किस तरह का शॉर्ट स्टैचर, डिसप्रॉपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर इसमें देखने को मिलता है। और उसमें भी कौन सा, अपर सेगमेंट। तो शॉर्ट स्टैचर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देखने। तो डिसप्रॉपोर्शनेट में अपर सेगमेंट इसमें अफेक्ट होता है, इसको अपर ट्रंक भी कहते हैं। इसलिए इसमें जो है अगर नेक देखोगे, नेक बिल्कुल गैप सी मिलती है, जैसे कि फ्रॉग का होता है, टैडपोल टाइप नेक कह सकते हो, तो नेक बिल्कुल एब्सेंट रहती है। और इसमें अगर फेस देखोगे तो जो फेस है गारगोइलिक फेसिस कहते हैं। जैसे गारगोयल होता है, गारगोल एक स्कल्पचर होता था पहले के समय में बनाते थे लोग, चर्च वर्च के ऊपर जो मूर्तियाँ लगी होती हैं, तो गारगोइलिक टाइप फेसिस पाया जाता है। और इसका फीचर क्या है, इसमें तुमको फोरहेड देखोगे तो ब्रॉड फोरहेड देखने को मिलेगा। अगर नोज़ देखोगे तो अपवर्ड टर्न नोज़ देखने को मिलेगा, नोज़ ऊपर की तरफ घूमी हुई है। उसमें कॉपियस नज़ल डिस्चार्ज भी होता है, ढेर डिस्चार्ज। वहीं पर अगर इसका टीथ देखोगे तो टीथ में जो है गैपिंग दिखाई देती है। टीथ में क्या दिखाई देती है, गैपिंग दिखाई देती है। और हाँ, अगर हम आई को देखते हैं तो आई में भी क्या है, आई में भी जो है कॉर्नियम है। आई के कॉर्नियम क्या होता है, गैग एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, क्लाउडी कॉर्निया हो जाता है, क्लाउडी कॉर्निया। इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, टनल विजन धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा और बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा। अगर हम बात करें एब्डोमिनल फीचर में क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंस ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलार्जमेंट की वजह से हो रहा है। किसका इलार्जमेंट इसमें होता है, लीवर और स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन की साइज़ इंक्रीज होने की वजह से जो है एब्डामन हमें बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। और लीवर और स्प्लीन का साइज़ भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हेपेटो स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। वहीं अगर हैंड देखोगे तो हैंड में भी जो है जॉइंट्स अफेक्ट होता है, क्योंकि बोन्स स्केलेटल सिस्टम अफेक्ट है, मतलब बॉडी का हर सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। इस वजह से जॉइंट अफेक्ट होने की वजह से हैंड कैसा दिखेगा, क्लॉ हैंड शेप दिखता है। और पोस्चर भी डिस्टर्ब दिखता है, पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखेगा। नेक तो देख ही रहे, बिल्कुल नेक गायब है। और जो इसमें एसाइटिस भी देखने को मिलता है, एसाइटिस भी इसमें देखने को मिलता है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है एब्डोमेन में, और फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, एसाइटिस की वजह से जो है रिस्क इंक्रीज कर जाता है हर्निया का। इसमें अम्बलाइकल और इनग्वायलन हर्निया का रिस्क इंक्रीज कर जाता है। देखो अम्बलाइकल हर्निया के पिक्चर देख सकते हो, जिसमें कंटेंट इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है अम्बलाइकस के द्वारा बाहर आ जाता है, तो ये है अम्बलाइकल हर्निया। तो ये था तुम्हारा फीचर। बाकी अगर हेड साइज़ की बात करें तो हेड साइज़ भी बड़ा, स्कल का जो साइज़ है बड़ा दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं, मैक्रोसेफेली कहते हैं। बाकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, तो इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, इंसान कह सकते हो दिमाग से पैदल होगा। तो ये था तुम्हारा क्लिनिकल फीचर ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस का।
अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड कई टाइप के होते हैं। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड या मोस्ट स्पेसिफिकली कहें तो गैग बहुत सारे टाइप का होता है। एक होता है हर्पेटन सल्फेट, एक होता है डरमेटन सल्फेट, केराटन सल्फेट, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड। तो कौन सा गैग अफेक्ट हो रहा है, उसी के बेसिस पे इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो देखो 1 से लेके 1 2 में देखो 3 टाइप का A B C, और 3 में 4 टाइप का है A B C D, और 4 में देखो 2 टाइप का A और B, और इसमें 6 7 और फिर क्या है ये 9। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट में हर्पेटन सल्फेट और डरमेटन सल्फेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में भी हर्पेटन सल्फेट और डरमेटन सल्फेट का है। और जो थर्ड में तुम्हारा केवल HS का है। और अगर फोर्थ की बात करें इसमें केराटन सल्फेट का है। बाकी 6 में क्या है डरमेटन सल्फेट, 7th में हर्पेटन सल्फेट और डरमेटन सल्फेट, और 9th में क्या है हाइलुरोनिक एसिड का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जो हंटर वाला होता है, हंटर MPS, केवल यही क्या होता है X लिंक्ड होता है, बॉयज़ में पाया जाएगा। और जो बचे हुए जितने हुए रिमेनिंग क्या होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। केवल हंटर वाला हंटर MPS जो है X लिंक्ड होता है, और रिमेनिंग ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और इसमें जो है क्लाउडी कार्निया भी नहीं प्रेजेंट रहता है, क्लाउडी कार्निया प्रेजेंट नहीं रहता है। बाकी मॉरिक में भी जो है इसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो तुम्हारा टाइप के बारे में। बाकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसमें इस डिजीज में कमी होती है, क्योंकि जो है मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। तो एंजाइम में डिफेक्ट आ रहा है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट टाइम पर ज़रूरी, अगर नहीं हो पाता तो 10 से 20 साल में जो है डेथ अक्सर हो जाती है MPS में। बाकी अगर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सही से मिल रही है तो लाइफ को 30 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। इस डिजीज़ की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें एक्सरे करते हैं, और हैंड की जब एक्सरे करेंगे तो मेटाकार्पल बोन देखोगे तो ये बुलेट की आकार का दिखता है, बुलेट शेप्ड मेटाकार्पल दिखता है। और पास की तरफ देखोगे तो नैरोइंग दिख रही है, जैसे बुलेट होता है ना, बिल्कुल वैसे उसी टाइप का। और प्रॉक्सिमल, इसको क्या कहेंगे प्रॉक्सिमल नैरोइंग। तो मेटाकार्पल बोन का एक्सरे। बाकी अगर चेस्ट एक्सरे करते हैं तो रिब्स देखो फ्लैटेंड दिखती है, फ्लैटेंड एंटीरियर फ्लैटेंड रिब्स दिखती है। इसी को जो है पैडल या स्पैचुला शेप्ड रिब्स कहते हैं। जो तुम्हारा और है, और क्या होता है खेमू होता है। खेमू जो आपने देखा होगा, जो नायक खेने के लिए यूज होता है, उसको देखोगे तो कुछ इस तरह की बनावट होती है। मतलब हैंडल जो है पतला होता है और आगे का एरिया ब्रॉड होता है। स्पैचुला भी इसी टाइप का होता है। और जो पैडल देखोगे, साइकिल का पैडल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर इसमें रिब्स देखोगे तो पास की तरफ जो है पतला है और आगे की तरफ देख लो चौड़ा है, तो इसीलिए इसको पैडल और स्पैचुला शेप्ड रिब्स कहते हैं। फ्लैटेंड हो जाता है। अगर हम बात करें वर्टिब्री में, तो वर्टिब्री में हमें जो है नैरोइंग देखने को मिलती है, नैरोइंग और बीक शेप्ड वर्टिब्री देखने को मिलेगी। मतलब ये चोंच के आकार की हो जाती है, देख लो पतली हो जाती है।
तो ये था एक्सरे फाइंडिंग में। अब क्योंकि एंजाइम में डिफेक्ट होता है तो उसके लिए एंजाइम इससे करते हैं, बाकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं ये जानने के लिए कि ऑटोसोमल रेशियो या फिर सेक्स लिंक्ड है, बाकी ब्रेन एमआरआई भी करते हैं। अब उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें देते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराते हैं। बाकी तीसरा जो सपोर्टिव केयर भी देते हैं हियरिंग के लिए, क्योंकि ईयर में भी जो बोन होती है वो अफेक्ट होती है तो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हार्ट अफेक्ट हो रहा है तो कार्डियक सपोर्ट भी देंगे, बोन्स अफेक्ट हो ही रहे हैं आर्थोपेडिक सपोर्ट, और जो भी न्यूरोलॉजिकल इशू आ रही है इस वजह से तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ये था छोटा सा टॉपिक म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।